हेलो एंड वेलकम टू द चैनल स्टडी विद शुभम। 8 जुलाई 2026 के करंट अफेयर्स में आप सबों का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में, तो इसका सही उत्तर है 125। 125वां स्थान प्राप्त हुआ है 2026 के ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स में। ग्लोबल सिटीजन सॉल्यूशंस द्वारा ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026 दिया गया, जिसका 5वां संस्करण जारी हुआ है। इसमें भारत को 125वीं रैंक प्राप्त हुई है। 2025 में बात करें तो भारत 124वें स्थान पर था। भारत की रैंक में एक स्थान की गिरावट दर्ज की गई है। यह सूचकांक 197 देशों के पासपोर्ट का मूल्यांकन किया गया है। इस सूचकांक में केवल वीजा फ्री यात्रा ही नहीं बल्कि वैश्विक भरोसा, रोजगार के अवसर, जीवन स्तर, आर्थिक आकर्षण एवं वीजा फ्री, वीजा ऑन अराइवल यात्रा जैसे कई मानकों को शामिल कर यह सूचकांक जारी किया गया है। इस वर्ष 2026 में स्वीडन का पासपोर्ट विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट घोषित किया गया ग्लोबल सिटीजन सॉल्यूशंस द्वारा। इसके बाद स्विट्जरलैंड और तीसरे स्थान पर फिनलैंड है। स्वीडन, स्विट्जरलैंड, फिनलैंड। एशिया से केवल सिंगापुर शीर्ष 10 में जगह बनाने में सफल रहा। एशिया से ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स एक वैश्विक सूचकांक जो बताता है कि किसी देश का पासपोर्ट अपने नागरिकों को कितनी ग्लोबल मोबिलिटी और अवसर प्रदान करता है। यह केवल यह नहीं देखता कि बिना वीजा कितने देशों में यात्रा की जा सकती है, बल्कि यह भी मूल्यांकन करता है उस देश के नागरिकों के लिए कि विदेश में रोजगार के अवसर कितने हैं, निवेश और व्यवसाय की संभावना कैसी है, जीवन की गुणवत्ता कैसी है, उस देश का अंतर्राष्ट्रीय विश्वसनीयता कितनी है। यही कारण है कि यह सूचकांक अन्य पासपोर्ट रैंकिंग से अलग है। ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में अंतर देखें तो कई सामाजिक एवं आर्थिक मानदंडों पर आधारित होता है ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स। वहीं हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो है मुख्यतः वीजा फ्री ट्रेवल पर आधारित है। यह ग्लोबल सिटीजन सॉल्यूशन द्वारा जारी किया जाता है ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स। यही हेनले पासपोर्ट इंडेक्स हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा जारी किया जाता है। रोजगार, जीवन स्तर, निवेश आदि को भी शामिल करता है ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स। यह सिर्फ यात्रा स्वतंत्रता, ट्रेवल फ्रीडम पर ध्यान देता है हेनले पासपोर्ट। ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स का पहला संस्करण 2022 ईस्वी में जारी किया गया था। यह 5वां संस्करण था। मूल्यांकन किए गए देश 197 थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंडोनेशिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान बितांग आदिपुर्ना किसने प्रदान किया? बितांग आदिपुर्ना राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान इंडोनेशिया का दिया। इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान बितांग आदिपुर्ना से सम्मानित किया गया मोदी जी को। यह सम्मान इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने जकार्ता में आयोजित आधिकारिक समारोह में प्रदान किया। जकार्ता में दिया। यह सम्मान भारत इंडोनेशिया के रणनीतिक, आर्थिक, समुद्री, सांस्कृतिक तथा इंडो पैसिफिक सहयोग को मजबूत करने में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रदान किया गया। यह सम्मान दोनों देशों के बीच व्यापारिक रणनीतिक साझेदारी एंड एक्ट इट्स पॉलिसी पैसिफिक विजन के बढ़ते सहयोग का प्रतीक माना जा रहा है। हाल ही में मोदी जी को मिले कुछ प्रमुख विदेशी सम्मान, जैसे ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार स्वीडन से मिला है, नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ द मेरिट नॉर्वे का है, ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस स्लोवाकिया से मिला है, बितांग आदिपुर्ना इंडोनेशिया से मिला है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। मुद्रा इंडोनेशियाई रुपया चलता है। यह राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो है और इसके संसद का नाम पीपुल्स कंसल्टेटिव असेंबली है। पीपुल्स कंसल्टेटिव असेंबली। जन परामर्शदात्री सभा कहाँ की संसद का नाम है? इंडोनेशिया। यह विश्व का सबसे बड़ा द्वीपीय देश है इंडोनेशिया। यहाँ 17,000 से अधिक द्वीप है। विश्व में सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला देश है इंडोनेशिया। यह आसियान का संस्थापक सदस्य देश है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसकी स्थापना 1967 ईस्वी में हुई। यह मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में ही है। इसके सदस्य देश 10 है। इंडोनेशिया में साबंग बंदरगाह है। दोनों देशों की नौसेनाएं मिलकर समुद्र शक्ति सेनाभ्यास करती है। समुद्र शक्ति सेनाभ्यास का आयोजन करती है भारत इंडोनेशिया की नौसेनाएं। हाल ही में थाईलैंड के डोन याई थोंग पुरातात्विक स्थल है। डोन याई थोंग, वहां से 2000 वर्ष पुरानी सोने की अंगूठी पर किस लिपि का अभिलेख मिला है? तो इसका सही उत्तर होगा ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि का अभिलेख पाया गया है। थाईलैंड में 2000 वर्ष पुरानी ब्राह्मी लिपि वाली सोने की अंगूठी मिली है डोन याई थोंग पुरातात्विक स्थल से। इनमें से अंगूठी पर ब्राह्मी लिपि में पुसर खितास
पुसरखितास अंकित है। पुसरखितास अंकित है। पुरातत्वविदों के अनुसार यह खोज प्राचीन भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच मौजूद व्यापार, सांस्कृतिक संपर्क और धार्मिक आदान प्रदान का महत्वपूर्ण प्रमाण है। यह खोज दर्शाती है कि लगभग पहली दूसरी शताब्दी ईस्वी के दौरान भारतीय व्यापारी, बौद्ध भिक्षु तथा सांस्कृतिक प्रभाव समुद्री व्यापार मार्गों के माध्यम से थाईलैंड सहित दक्षिण पूर्व एशिया तक पहुंच चुका था। यह एक प्राचीन आभूषण मिलने की घटना नहीं बल्कि प्रमाणित करती है कि भारत का दक्षिण पूर्व एशिया से संपर्क लगभग 2000 वर्ष पहले भी अत्यंत मजबूत था। उस समय भारत से मसाले, वस्त्र, मोती, धातु, हाथीदांत, धार्मिक ग्रंथ का व्यापार समुद्री मार्ग से होता था। साथ ही भारतीय संस्कृति, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, संस्कृत भाषा और ब्राह्मी लिपि का भी प्रभाव इन क्षेत्रों तक पहुंचा। विशेषज्ञों के अनुसार पुसरखितास संभवतः किसी व्यक्ति का प्राकृत भाषा में लिखा गया नाम है। प्राचीन ब्राह्मी अभिलेखों में व्यक्तियों के नाम के साथ सौ प्रत्यय का उपयोग सामान्य था। सौ प्रत्यय का उपयोग सामान्य था, जिसका अर्थ होता है का से या फिर से संबंधित, उससे संबंधित। यह संकेत देता है कि अंगूठी किसी व्यापारी, अधिकारी, धार्मिक व्यक्ति या उसके स्वामी की पहचान की प्रतीक रही होगी। डॉन याई थोंग पुरातात्विक स्थल यह मध्य थाईलैंड में पड़ता है। यह स्थल प्राचीन समुद्री मार्गों से जुड़ा माना जाता है। यहाँ से रोमन, भारतीय और स्थानीय सभ्यताओं से जुड़े अनेक पुरावशेष प्राप्त हुए हैं। इस खोज से थाईलैंड के प्रारंभिक इतिहास और भारतीय प्रभाव के नए प्रमाण मिले हैं। ब्राह्मी लिपि भारत की सबसे प्राचीन लिपियों में से एक है। सर्वप्रथम स्पष्ट प्रमाण अशोक सम्राट के 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व के शिलालेखों में मिलता है। ब्राह्मी लिपि का यह बाएं से दाएं की ओर लिखा जाने वाला लिपि है ब्राह्मी लिपि। इसे आधुनिक भारतीय लिपि की जननी, मदर स्क्रिप्ट माना जाता है। ब्राह्मी लिपि को ब्राह्मी से विकसित कुछ प्रमुख लिपियां जैसे देवनागरी, बंगाली, गुजराती, ओडिशा, गुरुमुखी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, ये सभी ब्राह्मी लिपि से विकसित हुई हैं। थाईलैंड की बात करें, इसकी राजधानी बैंकॉक है। मुद्रा बाहत है। थाईलैंड बैंकॉक बाहत। इसके राजा महावजीरा लॉन्गकॉर्न है। महावजीरा लॉन्गकॉर्न। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया आईएनएस महेंद्रगिरी किस परियोजना के तहत निर्मित छठा स्टील्थ फ्रिगेट है? आईएनएस महेंद्रगिरी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, प्रोजेक्ट 17A के तहत। प्रोजेक्ट 17A के तहत आईएनएस महेंद्रगिरी को विशाखापट्टनम में औपचारिक रूप से भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा 11 जुलाई को। आईएनएस महेंद्रगिरी यह प्रोजेक्ट 17A नीलगिरी क्लास के तहत निर्मित छठा स्टील्थ फ्रिगेट है। छठा स्टील्थ फ्रिगेट है प्रोजेक्ट 17A के तहत। यह अत्याधुनिक युद्धपोत आधुनिक स्टील टेक्नोलॉजी से लैस है, जिससे इसकी रडार क्रॉस सेक्शन आरसीएस तथा ध्वनि एकॉस्टिक सिग्नेचर कम हो जाती है और दुश्मन के रडार एवं सोनार द्वारा इसका पता लगाना कठिन हो जाता है। स्टील्थ यह युद्धपोत वायु, समुद्र और पनडुब्बी, एयर सरफेस एंड सब सरफेस तीनों प्रकार के खतरों का मुकाबला करने में सक्षम है। महेंद्रगिरी इसमें आधुनिक सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल, एंटी शिप मिसाइल, टॉर्पीडो, 76 मिलीमीटर नौसैनिक तोप, उन्नत रडार, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली और हेलीकॉप्टर संचालन सुविधा उपलब्ध है। प्रोजेक्ट 17A की बात करें, भारतीय नौसेना की अगली पीढ़ी नेक्स्ट जनरेशन के स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट बनाने की यह योजना है। इसका नाम उड़ीसा के प्रसिद्ध महेंद्रगिरी पर्वत के नाम पर रखा गया है, जो कि महेंद्रगिरी पर्वत उड़ीसा में गजपति जिला में पड़ता है। पूर्वी घाट का यह प्रमुख पर्वत है और इस पर्वत का रामायण महाभारत में उल्लेख किया गया है। महेंद्रगिरी पर्वत का भगवान परशुराम की तपोभूमि मानी जाती है यह पर्वत। इसके निर्माता मझगांव डॉक लिमिटेड एवं गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स हैं। मझगांव डॉक लिमिटेड द्वारा 4 बनाया जाएगा और गार्डन रिच शिप बिल्डर्स द्वारा 3। नीलगिरी क्लास 17A के साथ सभी युद्धपोतों की बात करें तो पहला आईएनएस नीलगिरी, फिर उदयगिरी, आईएनएस हिमगिरी, आईएनएस तारागिरी, आईएनएस दूनागिरी, आईएनएस महेंद्रगिरी और फिर बनेगा आईएनएस विंध्यगिरी। आईएनएस विंध्यगिरी, नीलगिरी, उदयगिरी, हिमगिरी, तारागिरी, डूंगागिरी और फिर महेंद्रगिरी, विंध्यगिरी। प्रोजेक्ट 17A के सभी युद्धपोतों के नाम भारतीय पर्वत श्रृंखलाओं या प्रसिद्ध पर्वतों पर ही आधारित है। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड की बात करें, इसकी स्थापना 1934 ईस्वी में होती है। मझगांव डॉक मुंबई में हेडक्वार्टर है, रक्षा मंत्रालय के तहत यहाँ का है। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग की बात करें, इसकी स्थापना 1884 में हुई। इसका मुख्यालय कोलकाता है। यह नवरत्न कंपनी है। हाल ही में भारत के पहले एयरफील्ड रबर डैम्स किस राज्य में बनाए जा रहे हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, गुजरात। गुजरात में एयरफील्ड रबर डैम्स बनाए जा रहे हैं।
भारत में पहली बार एयरफील्ड रबर डैम, हवा से फुलाए जाने वाले रबर बांध का निर्माण गुजरात में किया जा रहा है। यह अत्याधुनिक बांध हिरन एवं अंबिका नदियों पर स्थापित किए जाएंगे, हिरन एवं अंबिका नदियों पर। इस परियोजना की अनुमानित लागत 162 करोड़ से अधिक है, हिरन एवं अंबिका नदियों पर। इन बांधों के निर्माण में दक्षिण कोरिया की रबर ब्लैडर टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाएगा। रबर ब्लैडर टेक्नोलॉजी जो विश्व के कई देशों में सफलतापूर्वक अपनाई गई है। इसका उद्देश्य जल संरक्षण, सिंचाई क्षमता बढ़ाना, भूजल पुनर्भरण, बाढ़ नियंत्रण और नदियों में जल प्रवाह का बेहतर प्रबंधन करना है। यह परियोजना भारत सरकार के कैच द रेन अभियान को मजबूती प्रदान करेगी। कैच द रेन अभियान क्या है? यह अभियान भारत सरकार द्वारा जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत शुरू किया गया जन आंदोलन, मास कैंपेन है कैच द रेन अभियान। इसका उद्देश्य वर्षा जल का अधिकतम संचयन करना, जल का संरक्षण करना, भूजल स्तर में सुधार लाना और जल स्रोतों का पुनर्जीवन प्रदान करना है। कैच द रेन अभियान, इसका संदेश है कैच द रेन, वेयर इट फॉल्स, व्हेन इट फॉल्स। पारंपरिक बांध और एयरफील्ड रबर डैम में अंतर देखें तो पारंपरिक बांध कंक्रीट से निर्मित होता है, यह रबर ब्लैडर से निर्मित होगा। इस कंक्रीट बांध, पारंपरिक बांध अस्थायी संरचना है, जबकि यह आवश्यकता अनुसार फुलाया पिचकाया जा सकता है। एयरफील्ड रबर डैम, इसमें निर्माण लागत पारंपरिक बांध में अधिक होगी तो अपेक्षाकृत रबर डैम में अपेक्षाकृत कम होगी। पारंपरिक बांध में निर्माण में अधिक समय लगेगा तो एयरफील्ड रबर डैम में अपेक्षाकृत तेज, उसके मुकाबले बहुत तेज होगी। हाल ही में ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट BPRND के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, आलोक कुमार मित्तल। आलोक कुमार मित्तल को BPRND के DG के रूप में नियुक्त किया गया है। इनका कार्यकाल 30 जून 2029 ईस्वी तक रहेगा, 30 जून 2029 तक रहेगा। BPRND जो है यह भारत में पुलिस आधुनिकीकरण, पुलिस अनुसंधान, पुलिस प्रशिक्षण एवं आंतरिक सुरक्षा से संबंधित नीतियों और सुधारों पर कार्य करने वाली प्रमुख संस्था है। पुलिस ट्रेनिंग, पुलिस रिसर्च, पुलिस मॉडर्नाइजेशन एंड इंटरनल सिक्योरिटी से संबंधित। BPRND भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करने वाली प्रमुख अनुसंधान और विकास संगठन है। भारत में पुलिस व्यवस्था को वैज्ञानिक, आधुनिक, प्रभावी एवं जन केंद्रित बनाने के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी। ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करें तो यह 28 अगस्त 1970 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। BPRND का यह गृह मंत्रालय के अधीन आता है। पुलिस आधुनिकीकरण से जुड़ी कुछ प्रमुख पहल जैसे कि CCTNS, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम, CCTNS। उसी तरीके से ICJS या इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है। नाफिस, नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम नाफिस है। साइबर अपराध पोर्टल आया है। ई-फोरेंसिक एवं डिजिटल जांच प्रणाली, ये सब पुलिस आधुनिकीकरण से जुड़े हुए हैं। BPRND, NCRB एंड NFSU में अंतर देखें तो BPRND पुलिस अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं आधुनिकीकरण में काम करती है। NCRB राष्ट्रीय अपराध डेटा संग्रह एवं CCTNS का कार्य करती है। वहीं NFSU यह फोरेंसिक विज्ञान और साइबर सुरक्षा शिक्षा से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो NCRB के नए निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? NCRB के नए निदेशक अमित गर्ग हैं। NCRB के नए निदेशक अमित गर्ग हैं। इन्होंने आलोक रंजन का स्थान लिया है। आलोक रंजन का स्थान लिया है। यह भी गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करने वाली प्रमुख संस्था है जो देश भर के अपराधों का राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करती है तथा अपराध विश्लेषण, अपराध रिकॉर्ड प्रबंधन और डिजिटल पुलिसिंग को मजबूत बनाने का कार्य करती है NCRB। इसकी स्थापना 1986 ईस्वी में दो संस्थाओं, डायरेक्टरेट ऑफ कोऑर्डिनेशन पुलिस कंप्यूटर्स DCPC एवं इंटर स्टेट क्रिमिनल डेटा ब्रांच ISCDB, इन दोनों संस्थाओं को मिलाकर NCRB की स्थापना 1986 ईस्वी में की गई। NCRB का उद्देश्य देश भर के सभी अपराध संबंधी आंकड़ों का संग्रह, विश्लेषण एवं प्रकाशन करना है। BPRND 1970 में बना, NCRB 1986 में बना। BPRND पुलिस अनुसंधान आधुनिकीकरण को देखती है, वहीं NCRB राष्ट्रीय अपराध डेटा संग्रह विश्लेषण करती है। पुलिस प्रशिक्षण एवं सुधार BPRND का काम है। NCRB का क्राइम स्टेटिस्टिक्स एंड डिजिटल क्राइम डेटाबेस तैयार करना है। BPRND पुलिस सुधारों पर कार्य करती है। NCRB में CCTNS, ICJS, नाफिस इस सब का संचालन करना काम है NCRB। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत इजराइल बायलैटरल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट BIA के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? भारत इजराइल बायलैटरल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट, तो इसका सही उत्तर होगा पहला, यह 4 जुलाई 2026 से प्रभावी हुआ। BIA भारत इजराइल के बीच।
बायलेटरल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट BIA 4 जुलाई 2026 से आधिकारिक रूप से प्रभावी हो गया है भारत और इजराइल के बीच। इस समझौते का उद्देश्य दोनों देशों के बीच सुरक्षित, पारदर्शी तथा निवेशों के अनुकूल इन्वेस्टर फ्रेंडली वातावरण तैयार करना है, जिससे द्विपक्षीय निवेश और आर्थिक सहयोग को नई गति मिल सके। इस समझौते पर 8 सितंबर 2025 ईस्वी को नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए थे, 8 सितंबर 2025 ईस्वी को, और यह लागू हुआ 4 जुलाई 2026 को। इस समझौते के लागू होने के बाद इजराइल भारत के साथ बायलेटरल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट लागू करने वाला OECD का पहला सदस्य देश बन गया है। OECD का OECD की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, यह विश्व की विकसित अर्थव्यवस्थाओं का प्रमुख संगठन है OECD। बायलेटरल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट समझौते पर हस्ताक्षर 8 सितंबर 2025 को हुआ, नई दिल्ली में हुआ था, 4 जुलाई 2026 से प्रभावी हुआ। इजराइल की राजधानी जेरूसलम है, मुद्रा न्यू शेकेल है। इसके राष्ट्रपति इसाक हर्जोग है। इजराइल के राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। OECD की बात करें तो इसका पूरा नाम ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट है। यह 1961 ईस्वी में बनता है और इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस है। OECD 1961 में बना, पेरिस, फ्रांस इसका हेडक्वार्टर है। इसमें सदस्य देश 38 हैं। OECD में सदस्य देश 38 हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में सिक्किम की पर्वतारोही सेरिंग चोडेन ने किस पर्वत पर सफल आरोहण किया जिसे यूरोप की सर्वोच्च चोटी माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा माउंट एल्ब्रूस। माउंट एल्ब्रूस पर सिक्किम की पर्वतारोही सेरिंग चोडेन ने सफल आरोहण किया। 7 समिट्स चैलेंज देख लीजिए। 7 समिट चैलेंज में कौन कौन से समिट्स आते हैं? देनाली, माउंट एकांकागुआ, विंसन मासिफ, माउंट किलिमंजारो, पुनकाक जया, माउंट एवरेस्ट और माउंट एल्ब्रूस। 7 महाद्वीप की 7 बड़ी चोटियां। सिक्किम की युवा महिला पर्वतारोही सेरिंग चोडेन ने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रूस पर सफलतापूर्वक तिरंगा फहराकर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। माउंट एल्ब्रूस यह रूस के काकेशस पर्वत क्षेत्र में स्थित है, रूस में। इसकी ऊंचाई 5642 मीटर है। इसे यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माना जाता है और यह 7 समिट चैलेंज का महत्वपूर्ण हिस्सा है, माउंट एल्ब्रूस। इससे पहले सेरिंग चोडेन अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो को फतह कर चुकी हैं। अब उनका लक्ष्य विश्व के 7 महाद्वीप को सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ाई कर 7 समिट चैलेंज को पूरा करना है। यह 7 समिट चैलेंज क्या होता है? यह विश्व की सबसे प्रतिष्ठित पर्वतारोहण चुनौतियों में से एक है। इसके अंतर्गत पर्वतारोही के 7 महाद्वीपों को सबसे ऊंची चोटियों पर सफलतापूर्वक आरोहण करना होता है। एशिया की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट है, नेपाल चीन में पड़ती है। यूरोप माउंट एल्ब्रूस है, रूस में पड़ती है। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो तंजानिया में है। दक्षिण अमेरिका में एकांकागुआ पर्वत चोटी, ये अर्जेंटीना में पड़ेगा। उत्तरी अमेरिका का देनाली अमेरिका में पड़ेगा। अंटार्कटिका का विंसन मासिफ है अंटार्कटिका में। और ऑस्ट्रेलिया या ओशनियाई क्षेत्र का माउंट कोस्सियुस्को का पुनकांक जया है। माउंट एल्ब्रूस क्यों फेमस है? माउंट एल्ब्रूस एक सुप्त ज्वालामुखी है। इसकी 2 चोटियां, 2 पीक हैं। पश्चिमी चोटी 5642 मीटर है जो सबसे ऊंची है। पूर्वी चोटी 5621 मीटर पे है माउंट एल्ब्रूस की। यह पर्वत रूस के कार्वाडिनो बल्कारिया क्षेत्र में स्थित है। यह रूस के कार्वाडिनो बल्कारिया क्षेत्र में स्थित है और यह विश्व भर के पर्वतारोही के लिए लोकप्रिय गंतव्य है। 7 समिट चैलेंज की अवधारणा की बात करें तो 1985 ईस्वी में अमेरिकी पर्वतारोही रिचर्ड बास द्वारा लोकप्रिय बनाई गई थी। 7 समिट चैलेंज की अवधारणा को रिचर्ड बास द्वारा। भारत की प्रमुख महिला पर्वतारोही की बात करें तो बछेंद्री पाल, जो कि एवरेस्ट फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बनी 1984 में। फिर संतोष यादव, 2 बार एवरेस्ट फतह करने वाली विश्व की पहली महिला संतोष यादव। एवरेस्ट फतह करने वाली पहली दिव्यांग महिला की बात करें अरुणिमा सिन्हा। सबसे कम उम्र की भारतीय एवरेस्ट विजेता मालवेत पूर्णा है। अब हम इस वीडियो में आगे अरुणाचल प्रदेश के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभ्यारण्य को देखेंगे। अरुणाचल प्रदेश में मुख्य रूप से 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं, नामदफा एवं माओलिंग। नामदफा एवं माओलिंग राष्ट्रीय उद्यान। नामदफा अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले में स्थित है। यह अपने विविध वनस्पति जीव जैसे बाघ, हिम तेंदुआ, क्लाउडेड तेंदुआ, लाल पंडा के लिए जाना जाता है। इसे एक टाइगर रिजर्व के रूप में भी मानता है। नामदफा टाइगर रिजर्व भी है। माओलिंग राष्ट्रीय उद्यान
अरुणाचल प्रदेश में है, अपर सियांग जिले में। इसका नाम मौलिंग पर्वत चोटी के नाम पे रखा गया है, तो मौलिंग पर्वत चोटी भी अरुणाचल प्रदेश में है। यह क्षेत्र दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है और सियांग नदी के पास स्थित है। मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान। अरुणाचल प्रदेश में जो वन्यजीव अभयारण्य है उसमें ईटानगर वन्यजीव अभयारण्य, दिबांग वन्यजीव अभयारण्य, पखुरी या पखुई वन्यजीव अभयारण्य, मेहाओ वन्यजीव अभयारण्य, कमलांग टाइगर रिजर्व या वन्यजीव अभयारण्य, डेंग एरिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, डेंग एरिंग वन्यजीव अभयारण्य, तल्ले वन्यजीव अभयारण्य और ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सभी अरुणाचल प्रदेश के महत्वपूर्ण वन्यजीव अभयारण्य है। ईटानगर वन्यजीव, दिबांग वन्यजीव, पाखुड़ी वन्यजीव, मेहाओ, कामलांग, डेंग एरिंग, तल्ले, ईगल नेस्ट। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।